नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन जारी है। देश की आतंकी चुनौतियों पर चुनाव हावी हो चला है। शहादत पर सियासत जारी है। जवानों के शौर्य को सबूत के ताबूत में दफन करने की कवायद जोर पकड़ती जा रही है। इन सब के बीच वायुसेना प्रमुख BS धनोआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक पर ऑपरेशन जारी है। आतंक को जड़ से इसका इलाज करने में जुटी है सेना और सरकार। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद से ही आतंकवादियों की मौत की संख्या को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। वहीं अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां इसको लेकर आमने सामने है, वहीं वायुसेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना पर सवाल उठाने वालों को कड़ा संदेश दिया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले पायलट प्रोजेक्ट हुआ पूरा, अब वायुसेना की पाक को 2 टूक। भारत का ऑपरेशन अब भी जारी। कितने मरे हम नहीं करते गिनती। देश આખું ગર્વ કરે છે, અદ્ભુત પરાક્રમ કર્યું છે, જવાનોએ પરાક્રમ કર્યું છે અને કોઈ પણ દેશને થવું જોઈએ। એમાં મળદાલની જેમ રોડતા રહેવાની શું જરૂર છે ભાઈ? મેં એમને કહ્યું કે આજે ના અમારા વાયુસેના પાસે રાફેલ હોત તો પરિણામ જુદું હોત। હવે જેમને મારી વાત ના સમજાતી હોય એમાં મારો દોષ ભાઈ? હવે એમની મર્યાદા છે, શું કરવું? જ્યારે મેં એમ કહ્યું એટલે એમણે એવું કહ્યું કે મોદી તો આ ઇન્ડિયન એરફોર્સે જે કર્યું એને જ ક્વેશ્ચન કરે। અરે મહેરબાન, સાબુ વાપરો ને, સાબુ વાપરો ને। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद मारे गए आतंकियों की संख्या पर अलग अलग रिपोर्ट आ रही है और नए नए दावे किए जा रहे हैं। कोई सबूत मांग रहा है, कोई पेड़ पौधों पर एयर स्ट्राइक की बात कह रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी हिमायती हैं जो सेना पर तो सीधे सीधे सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि मोदी सरकार को घेरने से बाज भी नहीं आ रहे। जबकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि भारत की पाक पर की गई एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं लगातार उठ रहे सवालों के बीच पहली बार वायुसेना के एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने 2 टूक लहजे में कहा, कितने आतंकी मरे यह गिनना हमारा काम नहीं, हम टारगेट उड़ाते हैं, आतंकी नहीं गिनते हैं। आतंकियों की संख्या सरकार बताएगी। पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल कर अमेरिका के साथ करार तोड़ा है, लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। If he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. धनोआ यही नहीं रुके, उन्होंने यह साफ कर दिया, अगर जंगल में एयर स्ट्राइक नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्यों जवाबी कार्रवाई करता। पाकिस्तान में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने MiG-21 को हर लिहाज से बेहतरीन लड़ाकू विमान बताया। विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर सवाल पूछे गए। सवाल पर उन्होंने साफ किया, पायलट के फिटनेस से कोई समझौता नहीं होगा। Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. वहीं आतंकियों की मौत की संख्या को लेकर राजनीति गर्म हो चली है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीति करने के आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, भारत के एयर स्ट्राइक में 250 से अधिक आतंकी मारे गए, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। પુલવામાની અંદર ઘટના થતાની સાથે બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે, ત્યાં એલર્ટનેસ બહુ હતી।
પરંતુ મિત્રો નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓનો શોધ. इससे पहले विज्ञान दिवस पर आयोजित एक समारोह में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ किया था, अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अभी रियल करना बाकी है। उन्होंने सख्त लहजे में यह तक कह दिया, ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारने पर यकीन रखता है। पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है। सेना की एयर स्ट्राइक और अभिनंदन के वतन आने के बाद से ही तमाम तरह के नए नए दावे किए जा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सेना पर सवाल उठाने वालों को खुद एयर चीफ मार्शल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करारा जवाब दिया है। खैर, अब देखना यह होगा सेना पाकिस्तान पर आगे क्या कार्रवाई करती है या ऑपरेशन जारी रहेगा। टीम न्यूज वॉल इंडिया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार अब देश के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने में जुट गई है। घाटी में फैले आतंक के समर्थकों का सफाया करने के लिए सरकार ने मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। घाटी में आतंक के समर्थकों का होगा सफाया, आतंक के आकाओं पर नकेल कसने की तैयारी, सरकार के निशाने पर हुर्रियत के नेता, जमात-ए-इस्लाम पर लगा 5 साल का बैन। जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सरकार आतंक के समर्थकों का सफाया करने और देश के अंदर बैठे आतंक के आकाओं पर नकेल करने की तैयारी कर चुकी है। घाटी में अमन चैन बिगाड़ने वाले अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। पहले इन लोगों से सरकारी सुरक्षा वापस ली गई, वहीं सुविधा वापस लेने के सरकार के फैसले के बाद अलगाववादी नेता सख्ते में हैं, जिनकी बदौलत घाटी में ये शान और शौकत की जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन इनकी जुबान और कारगुजारियां अपने ही देश के खिलाफ जहर उगल रही थी। उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे दें। और हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कभी आज तक किसी को बंदूक दिखाई, अपने हाथ में बंदूक उठाई। अगर ये हाल इनके साथ आज कर रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये बैन करेंगे, तो इनको चाहिए जो बाकी हिंदुस्तान में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे खतरा है, मुल्क को भी खतरा है, जिसको हिंदुस्तान को खतरा है, उनको ये बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? आतंकवाद के मसले पर मोदी सरकार का सख्त रुख पाकिस्तान के खिलाफ तो दुनिया देख ही रही है, लेकिन देश के भीतर भी नफरत की आग लगाने वाले अलगाववादियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर 5 साल के बैन के बाद उसके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, इस संगठन के 15 और सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी 52 करोड़ की संपत्ति सील भी की जा चुकी है, जिसमें जमात-ए-इस्लामी से जुड़े सैयदपुरा के पूर्व जिला अध्यक्ष बशीर अहमद लोन के साथ उनके अन्य साथियों अब्दुल हमीद फयाज, जाहिद अली, मुदस्सिर अहमद, गुलाम कादिर, मुदासिर कादिर, फयाद वानी और अजक्स रसूल के नाम शामिल हैं। इस संगठन के जिन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अलगाववादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, जमात-ए-इस्लाम पर लगाया बैन, टारगेट पर आए हुर्रियत के नेता, बैन से बौखलाए राजनीतिक दल। वहीं जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्थानीय राजनीतिक दलों की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। ये दल सरकार के फैसले को रियासत में लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये तक कह दिया कि केंद्र सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए, इससे घाटी में माहौल और बिगड़ेंगे। जमात की तरह हुर्रियत पर भी घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा देने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हमेशा से ही लगते रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जमात पर शिकंजा कसने के बाद केंद्र सरकार का अगला टारगेट हुर्रियत है। आरोप है कि हुर्रियत घाटी में पनप रहे आतंकवादी आंदोलन को राजनीतिक चेहरा देती रही है। यही नहीं, इसके नेता कश्मीर के आजादी और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए आंदोलन भी करते रहे हैं।
टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। भारत सरकार आतंक के सफाई में जुटी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मोर्चाबंदी जारी है और इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेकर उसकी मुसीबत और बढ़ा दी है। उसे सूझ नहीं रहा कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। प्रोपेगेंडा वॉर में जमकर जुटा है पाकिस्तान। पहले यह खबर फैलाई गई कि मसूद बुरी तरह बीमार है, फिर खबर फैलाई कि मसूद अजहर मर चुका है। आतंक के आका की मौत की अफवाह, मर गया या मारा गया मसूद अजहर, दुनिया का दबाव कर गया काम, या दगाबाजी की फिर कोई नई चाल। दुनिया के बढ़ते दबाव का हर दिन कोई न कोई नया असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। भारत की कूटनीति का असर ही माना जाएगा कि पाकिस्तान को बचाव के लिए प्रोपेगेंडा का रास्ता ही नजर आ रहा है। रविवार की शाम से सोशल मीडिया के जरिए तेजी से खबर फैली कि मसूद अजहर की मौत हो चुकी है। इस बारे में किसी भी तरह की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कई तरह की थ्योरी की चर्चा जोरों पर हुई। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर रही कि मौलाना मसूद अजहर की मौत एयर स्ट्राइक में ही हो चुकी है। पुलवामा के आतंकी हमले के बदले की गई भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की वजह से मसूद अजहर जख्मी हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके पीछे का आधार इस बात को बनाया जा रहा है कि बात बात पर बयान जारी करने वाला मसूद पुलवामा के बाद किसी तरह का बयान जारी नहीं कर पाया। दूसरी थ्योरी के हिसाब से मसूद अजहर की मौत खराब किडनी की वजह से हो सकती है। मसूद अजहर की बीमारी के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बयान जारी कर फंस चुके हैं। इसी का नतीजा माना जा रहा है कि बढ़ते विवाद पर विराम लगाने के लिए पाकिस्तान मसूद की मौत की अफवाह को हवा दे रहा है। तीसरी थ्योरी का आधार है दुनिया के ताकतवर देशों का पाकिस्तान पर बढ़ता दबाव। भारत की कूटनीति का नतीजा ही है कि आज की तारीख में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है। सभी उस पर आतंकियों के सफाई का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में जैश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उसने खुलेआम पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ऐसे में पाकिस्तान को नहीं सूझ रहा कि इसे स्वीकारे तो स्वीकारे कैसे, नकारे तो नकारे कैसे। ऐसे में मसूद की मौत की अफवाह बचाव का रास्ता आसान कर सकती है। मसूद अजहर की मौत पर मचे शोर के बीच पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन और कल्चर मंत्री फयाज उल हसन जब मीडिया की पकड़ में आए तो वो भी कुछ साफ बोलने से कतराते दिखे। ये मौलाना मसूद अजहर साहब की हमें तो पता कोई नहीं है कि उनके मुतालिक क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। आपका ख्याल वो जिंदा है? बिल्कुल जिंदा ही होंगे। पूरी कर देना कि मौलाना मसूद अजहर जिंदा है। एक तरफ जहां बालाकोट में आतंकी अड्डे पर वायुसेना का हमला पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाला साबित हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत विश्व को अपना सख्त रूप दिखाने में कामयाब रहा है। इसकी काट में खेला गया पाकिस्तानी दांव अभिनंदन की फतह के साथ ही उल्टा पड़ गया। ऐसे में पाकिस्तान को बस प्रोपेगेंडा फैलाना ही ज्यादा कारगर दिख रहा है। ऋषि कुमार के साथ टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। एयर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर लिया है, तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को बुरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में दहशत फैलाने की जिम्मेदारी अब अल बदर ने संभाल ली है और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने विदेशी आतंकवादियों को भी मरो या मारो का फरमान जारी कर दिया। मतलब साफ है कि आतंक के सफाई को लेकर भारत की चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं, बल्कि काफी बढ़ गई हैं। जैश ए मोहम्मद की जगह अल बदर ने संभाली जिम्मेदारी। विदेश में बैठे आतंकियों को मरो या मारो का फरमान। पाकिस्तान की गोद में बैठे जैश ए मोहम्मद की कमर टूटने के बाद भी आतंक का खतरा टला नहीं है, बल्कि सभी आतंकवादी संगठन एक बार खुद को रिवाइव करने में जुट गए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में दहशत फैलाने की जिम्मेदारी इस बार पाकिस्तान की दूसरी आतंकी संगठन अल बदर ने संभाल ली है। अल बदर भी जैश का ही एक अंग है। मसूद अजहर पर शिकंजा कसे जाने के बाद अल बदर ने भारत में आतंक का खेल जारी रखने के लिए भर्ती शुरू कर दी है।
गुरुवार को अल बदर ने खैबर पख्तूनवा में नए आतंकवादियों की भर्ती की है। खैबर पख्तूनवा वही इलाका है जहां भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 की तड़के जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाते हुए एयर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारत में आतंकी हमले के लिए फरमान, विदेश में बैठे आतंकियों को सुनाया फरमान। मरो या मारो का पाक आतंकियों ने सुनाया फरमान। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश की बर्बादी और पाकिस्तान पर एयर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने विदेश में ऐश की जिंदगी काट रहे आतंकियों को मरो या मारो का फरमान सुना दिया है। पाकिस्तान की शय पर पल रहे आतंकियों को साफ शब्दों में कहा है कि अब वक्त बैठने का नहीं है, बल्कि मरने और मारने का वक्त आ गया है। भारत पाकिस्तान 2 बार कैसे पहुंचे युद्ध की कगार पर? 20 सालों में जैश ए मोहम्मद का सबसे घातक आतंकी हमला। गजवाए हिंद को जैश ने कैसे बनाया ताकतवर? पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के दुस्साहसी आतंकवादी हमले उसके गजवाए हिंद का ही हिस्सा है, जिसने इसे सबसे घातक आतंकी समूह में बदल दिया। और इस संगठन ने 2 दशकों में 2 बार भारत और पाकिस्तान को युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया। पिछले 20 सालों में जैश ए मोहम्मद के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में पठानकोट एयरबेस, उरी में सैन्य ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला, श्रीनगर में बादामी बाग कैंट पर हमले और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास बम विस्फोट शामिल है। भारत और पाकिस्तान 2001 में उस समय युद्ध की कगार पर आ खड़े हुए थे जब जैश ने भारतीय संसद पर हमला किया था। 14 फरवरी को पुलवामा में भी सीआरपीएफ की बस पर आत्मघाती हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद एक बार फिर यही स्थिति बनी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फंसे पाकिस्तान के शांति राग से पर्दा उठ चुका है। साथ ही एक बार फिर ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आलम यह है कि एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान शांति का राग आलाप रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरजमी पर पल रहे आतंकी संगठनों ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर भारत में तबाही मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हिंदुस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं पाकिस्तान की कोख में पल बढ़ रहे आतंकी संगठन, जिनका संरक्षण पड़ोसी मुल्क ने स्टेट पॉलिसी बनाकर कर रखा है, जिन्होंने धर्म की अपनी अलग अलग व्याख्या कर रखी है, धर्म को आधार बनाकर आतंक का धंधा चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज की तारीख में सबसे ज्यादा किसी के बारे में बात हो रही है तो वो है गजवाए हिंद। क्या है गजवाए हिंद, क्या है इसके खतरे, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। गजवाए हिंद के निशाने पर हिंदुस्तान, धर्म के नाम पर सत्ता पर चोट, केवल धर्म के इंसान की पहचान, खून खराबे से भी नहीं है परहेज। हर आतंकी हमले के बाद हर तरफ खून ही खून, सारा देश दर्द और आक्रोश से भर जाता है। रह जाती है तो बस बदला और बदला की गूंज। इंसानियत को नाकारते इन आतंकी हमलों के बाद शुरू होता है सियासी और कूटनीतिक चालों का सिलसिला, लेकिन इन सब के बीच छिप जाती है वो शैतानी चाल जिसे आधार बनाकर ही संभव हो पाता है इतना बड़ा आतंकी हमला। इसके लिए बस बहाना भर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का आपसी झगड़ा। लक्ष्य कुछ और है जिस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन हकीकत में यही वो ताकत है जो इस क्षण युद्ध को जड़ों से मजबूत बनाती है। गजवाए हिंद की चर्चा आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि किस तरह इस इस्लामिक जुनून ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पिछले 2 दशकों में 2 बार युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। आज की तारीख में जैश ए मोहम्मद की प्रेरणा माना जाता है गजवाए हिंद। क्या है गजवाए हिंद के मायने? गजवाए यानी काफिरों के खिलाफ युद्ध, गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। हिंदुओं को निशाना बनाना है मकसद, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना है लक्ष्य। मतलब साफ है कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों की अपनी व्याख्या है, धर्म का अपना विश्लेषण है।
इसी की बदौलत चलता है इनका धंधा। धर्म के नाम पर ही जुड़ती है इनके पीछे अंधी भीड़, जो कुछ भी करने और मरने मारने को तैयार हो जाती है। गजबाए हिंद के नाम पर जारी रहती है जंग। जीतने वाला गाजी की उपाधि से नवाजा जाता है। वो धर्म की जीत के लिए नरसंहार कर चुका हो, अनगिनत काफिरों का खून बहा चुका हो, इस्लाम का विस्तार उसका लक्ष्य हो। विश्व के जिस भी इलाके में इस तरह के अभियान चला रहे हैं आतंकी, उनका मुख्य लक्ष्य दूसरे धर्मों को खत्म कर इस्लाम का विस्तार, वहां इस्लामिक शरिया कानून लागू करना। मतलब भारत में इतिहास को पलटने की तैयारी में जुटे हैं आतंकी। सभी गैर मुस्लिमों पर इस्लामिक नियम लागू करना, जो विरोध करे उसे खत्म करना, जजिया कर की पुरानी व्यवस्था स्थापित करना, जैसा मुगल काल में हुआ करता था। इसके अलावा गजबाए हिंद की पूरी व्यवस्था से जुड़े कुछ और पहलू भी हैं, जिन पर तरह तरह की चर्चा आम है। गैर मुस्लिमों से झूठ बोलना, धोखा देना जायज, काफिरों में भय भरना, काफिरों पर धोखे से हमला करना, खून खराबा कर भय फैलाना, हथियार इकट्ठा करना, धर्म युद्ध के नाम पर हथियारों की जमाखोरी, शिविर बनाकर रहना, धर्म के नाम पर इस्लामिक शिविर का गठन, धर्म का प्रचार, व्यापक दंगे, गैर मुस्लिमों की हत्या, प्रतिरोध को कम करना। गजबाए हिंद जैसे विचार आतंकी संगठनों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाने का काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आतंक की फैक्ट्री का राशन पानी जुटाने का काम इसी के नाम पर होता है। अगर आतंक का सफाया करना है तो सोच के इस स्तर पर भी लड़ाई लड़नी होगी। मतलब आतंक को धर्म से अलग करना होगा, तभी जीत संभव है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। एक तरफ शांति पुरस्कार देने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का नाम पाकिस्तान की सरजमी पर सिर चढ़कर बोल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर निगरानी और बैन के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। पाकिस्तान की फाइनेंस मॉनिटरिंग संस्थान FATF ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। शांति का पाठ पढ़ा रहे पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का कर रहे हैं काम। आतंकी संगठनों पर निगरानी के नाम पर दहशतगर्दी जारी है। जी हां, सच यही है। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान को शांति पुरस्कार देने के लिए उनका नाम पाकिस्तान की सरजमी पर सिर चढ़कर बोल रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम भी बखूबी चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद इमरान खान ने आतंकी संगठन फलाए इंसानियत और जमात उद दावा पर निगरानी रखने का जो ड्रामा किया, अब उसकी भी पोल खुल गई है। कभी नहीं सुधर सकता पाकिस्तान। आतंकी संगठनों पर निगरानी के नाम पर ड्रामा कब तक? फलाए इंसानियत की जगह ऐसर फाउंडेशन ने ली, जमात उद दावा की जगह अल मदीना ने ली। पाकिस्तान की इन हरकतों से एक बार फिर यह साबित हो रहा है कि वो खाना पीना तो छोड़ सकता है, लेकिन आतंक का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकता। आतंकी संगठन फलाए इंसानियत पर निगरानी के नाम पर पाकिस्तान अब ऐसर फाउंडेशन के नाम पर आतंकियों को फंडिंग कर रहा है, तो जमात उद दावा की जगह अल मदीना के नाम पर आतंक की दुकान चलाने में बिजी है। पाकिस्तान के फंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड पर भी उठे सवाल। फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने पूछा सवाल, संदिग्ध लेन देन के मुकाबले 57% कैसे बढ़ी फंडिंग? दुनिया भर में आतंक की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पिछले महीने हुई बैठक में पाकिस्तान को आतंकियों की फंडिंग को रोकने के लिए दी गई चेतावनी के बाद इस्लामाबाद दबाव में है। इस बीच पाकिस्तान की वित्तीय निगरानी इकाई ने जो आंकड़ा जारी किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। साल 2018 में 8,707 संदिग्ध लेन देन का पता चला है, जो 2017 के आंकड़े 5,548 संदिग्ध लेन देन के मुकाबले 57% से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक
हाल में हुई एक बैठक में अधिकारियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात से अवगत कराया कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये गंभीर मामला है और ये पाकिस्तान के हित में होगा कि वो अपना घर संभाले, आतंक का रास्ता छोड़ दे। पाकिस्तान की सरकारी मशीनरियों को अगले 2 महीने के भीतर आतंक की फंडिंग रोकने की दिशा में हुई ठोस प्रगति के सबूत FATF को दिखाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में पाकिस्तान के 6 बैंकों पर इन संदिग्ध लेन देन के लिए जुर्माना लगाया गया और 109 बैंकरों के खिलाफ फर्जी अकाउंट खोलने पर जांच हो रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शांति का राग अलाप रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इसी के साथ हमारे इस पेशकश में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।